नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कोरोना आउटब्रेक की जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में, वो नियंत्रण में है अभी तक। इसका आप क्या जी, कारण मानते हैं? इसका कारण ये है कि जो सामाजिक चेतना है, जो हम लोगों ने समय रहते लोगों से आह्वान किया और उसका कड़ाई से लोगों ने पालन किया, उसकी परिणति है। अब देखिए कि हम लोगों ने फरवरी महीने में ही मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करना शुरू कर दिया था। हमने कहा था होली ना मनाएँ। हमने कहा था कि अब हम लोगों को ये जितने भी स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी और जितने भी शॉप मॉल है और टॉकीज है, इसको बंद कर रहे हैं। लोगों को विश्वास करते करके एक-एक करके हम लोग बंद किए। पहला केस हमारा 15 मार्च को आया टेस्ट पे, जो यूके गई थी लड़की, उसका और वो 18 तारीख को पॉजिटिव मिला और उसके बाद तत्काल हमने 144 धारा पूरे प्रदेश में लागू किया और 21 मार्च को भारत में जो लॉकडाउन उसके एक दिन पहले ही हमने अपने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन कर दिया था, लोगों को विश्वास मिलेगा। अब जब हम बंद करेंगे तो स्थिति क्या कौन-कौन से आने वाली है हमारे सामने? तो सबसे पहले जो आवश्यकता पड़ती है राशन की और सब्जी, तो हमने वो व्यवस्था समानांतर में करना शुरू किया। गाँव-गाँव में इसका बहुत ज़बरदस्त पालन हुआ है। जब लॉकडाउन किए तो शहर में तो हुआ ही, कस्बों में हुआ। गाँव के लोग ने खुद ही बैनर टांग दिए कि हमारे गाँव में कोई ना आएगा, ना यहाँ गाँव से कोई बाहर जाएगा। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि अचानक सब्जी आना बंद हुआ और रेट है वो दुगुना हो गया। तो फिर गाँव वालों से बात करके, सब्जी बाड़ी वालों से बात करके फिर वहाँ मजदूर भेजा गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब्जी तुड़ाई और परिवहन की व्यवस्था की। दूसरे दिन बाजार में कीमत आधे हो गए। हमारे यहाँ दाल की कमी हुई, हमारे यहाँ बेसन की कमी हुई, आटे की कमी हुई, तो तत्काल एफसीआई से बात करके गेहूँ लिए और जो फ्लोर मिल है वहाँ उपलब्ध कराया और जिन जिन जिलों में आवश्यकता थी वहाँ परिवहन की व्यवस्था किए। तो अनाज भी अब वाजिब दर पे लोगों को मिल रहा है, सब्जियाँ भी वाजिब दर पे मिल रहे हैं। तो खेती करने में परेशानी हो रही थी, वहाँ भी हम लोगों ने बात की कि भाई जो रासायनिक दवाई है, खाद की दुकान है उसको खोला जाए। तो इस प्रकार से लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते रहे और तत्काल फैसले लेते रहे। इसके कारण से स्थिति खराब नहीं हुई बल्कि वो सामान्य होती गई। तो 2 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी आपकी रही है। एक तरफ सामाजिक चेतना और दूसरी तरफ ये सरकार की तरफ से ये कोशिश रही है कि किसी चीज़ की कमी ना पड़े, जिससे लोगों को बाहर निकलना ना पड़े, अपने दायरे में वो सोशल डिस्टेंसिंग कर पाएँ। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि भारत में केसेस अभी इतने उमड़ के इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि हम सही मात्रा में टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। टेस्टिंग की मात्रा काफ़ी कम रही है। अगर हम छत्तीसगढ़ में भी देखें तो कुछ अन्य राज्यों से अगर हम कंपेयर करें, जैसे केरल हुआ या राजस्थान हुआ, तो टेस्टिंग उतनी नहीं हो पा रही है। इसका क्या कारण है और क्या आप टेस्टिंग की मात्रा बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, हमको ये पता चला कि टेस्टिंग किट बहुत कम है और एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि जिसमें पूरे लक्षण दिखाई देंगे उसी को हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि टेस्टिंग किट कम है। यदि हमारे पास जितने उपलब्ध हैं और सारे का हम टेस्ट करना शुरू कर दें, कोई भी आया और टेस्टिंग करना शुरू कर देते, तो हमारे पास जो जिसके लक्षण पूरे दिखाई दे रहे हैं उसका हम टेस्ट नहीं कर पाते थे। दोनों का संतुलन करते हुए हमने जो जिसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसका टेस्टिंग किया और हमारे यहाँ जो प्रथम 4 जो पॉजिटिव मिले वो यूके से जो लोग आए थे उनका हुआ। तो हम लोगों ने पता किया कि यूके से कितने आए, तो टोटल इनके आए थे, उन सबका हमने टेस्ट करवाया। तो उसमें जो जिनमें सिम्टम नहीं था, न सर्दी खांसी बुखार कुछ भी नहीं था, उसमें भी 2-3 लोग ऐसे पाए गए जो 18-19 दिन और 2-2 महीने बाद वो पॉजिटिव निकला। तो ये और इसको तुरंत हमने भारत सरकार को बताया कि जिसमें लक्षण नहीं है उसके बाद भी पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन इसका हमने दूसरा रास्ता निकाला कि जितने भी विदेश से यात्रा करके आए हैं या जो लोग फिर जो विदेश से आके यहाँ किसी के रिश्तेदार के यहाँ गए हैं या किसी और जगह गए हैं, उनका इतिहास हमने खंगाला, सबके एक केस स्टडी करवाया और पूरे प्रदेश में लगभग 56,000 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। जो लोग भी संपर्क में आए उनको कहा गया भाई आप घर में रहें, घर से बाहर ना जाएं। आसपास के लोगों को भी बता दिया गया
और पुलिस व्यवस्था भी की गई और लोगों ने सहयोग किया और इस कारण से ये फैलने से हम बचा पाए। तो ये अभी तक के केवल टेस्ट हमारा 1232 हुआ है, जिसमें से 302 प्रतीक्षा में है और 921 है वो निगेटिव आया है, केवल 9 पॉजिटिव है, जिसमें से 3 इलाज करके अपने घर वापस जा चुके हैं। केवल हमारे पास कोरोना पॉजिटिव केस केवल 6 है। सर, भारत जो है वो 2% से भी कम अपना जीडीपी पब्लिक हेल्थ पे खर्चा करता है। ऐसे हालात में एक ऐसे राज्य के लिए, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए जहां एक भारी भरकम रूरल पॉपुलेशन है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं? क्या इस महामारी से लड़ने के लिए हम सक्षम हैं? छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरफ हमारे ग्रामीण मजदूर हैं जो मनरेगा कार्ड होल्डर हैं, दूसरा जो असंगठित मजदूर हैं, तीसरा जो उद्योग हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने उद्योग लगे हैं उसमें स्किल्ड लेबर भी है, अनस्किल्ड लेबर है। उनके सामने ये समस्या उत्पन्न होगी कि किस प्रकार से अपने परिवार को पालें। इसमें हमने ये किया कि 2 महीने का राशन, हमारे यहाँ 1 महीने में हम लोग हमारे टोटल 65 लाख परिवार है, जिसमें 56 लाख परिवार के पास बीपीएल कार्ड है, 9 लाख लोगों के पास एपीएल कार्ड है। तो 56 लाख परिवारों को सीधा हम 2 महीने का राशन मुफ्त में दे रहे हैं, 70 किलो, उसमें नमक भी है, शक्कर भी है। तो ये हम दे हैं। बस्तर जैसे इलाके में चना भी देते हैं। तो ये सब हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। तो ये काम शुरू हो चुका है? इस काम ये कहाँ तक पहुंचा है ये काम? ये हम आज 3रा दिन वितरण का, और अभी तक के मैं परसों का मेरे पास रिकॉर्ड है, परसों पहले दिन जब शुरू किए थे 4 लाख राशन कार्डधारियों को बांट चुके हैं। तो ये निरंतर बढ़ रहा है। ये आंकड़े हो सकता है आज जो वो 12 लाख 15 लाख तक पहुंच जाए परिवारों तक। तो वो काम हम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, शहर में ये स्थिति आ रही है, ग्रामीण क्षेत्र की बात मैं कंप्लीट करूँ, प्रत्येक पंचायतों में ऐसे लोग जिसके पास राशन कार्ड ना हो या ऐसे लोग अचानक गाँव में फंस गए हैं, उनके लिए भी 2 कुंटल चावल हमने रखा है, ताकि किसी को भी, सरपंच है, सचिव है, ये दोनों मिलके उस व्यक्ति को राशन उपलब्ध करा दे, ताकि कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यदि 2 कुंटल खत्म होता फिर 2 कुंटल और दे देंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक पंचायत में 2 कुंटल चावल हमने रख दिया है। शहरी क्षेत्र में ये परेशानी आ रही है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो जो बाहर लेकर आए हैं वो फंसे हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के दूसरे जिले के जो लेबर हैं, तो इस जिले मान लो रायपुर में राजधानी की बात करूँ, हो सकता है कि इसमें बस्तर के या सरगुजा के, बिलासपुर संभाग के लोग यहाँ आके रुके हुए हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे लोगों के लिए हम दोनों प्रकार की व्यवस्था, बहुत सारे सामाजिक संगठन से हमें सहयोग मिला और बहुत मुक्त हस्त से वो लोग सहयोग भी कर रहे हैं। भोजन भी पका के वो जो लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, तो भोजन पका के वो वितरित नहीं कर रहे हैं, वितरण करने का काम प्रशासन का है, चाहे जिला प्रशासन करे या नगरीय प्रशासन करे। ये दोनों जाके जिनसे जो संपर्क करते हैं, हम जो हेल्पलाइन दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर 104 है, 112 है, 1100 है, इसको जो दिए हैं, उसके माध्यम से लोग संपर्क करते हैं और उसके घरों में पका हुआ राशन और भोजन उसके घरों में पहुंचा देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पका लेंगे, तो उनके लिए फिर उसमें दाल, चावल, तेल, नमक, शक्कर, मसाले, उस सब का एक पैकेट बना के हम उनके घरों में पहुंचाते हैं। और ऐसे क्या थोड़ा बहुत नहीं, तो ये हजारों में 65,000 लोगों को रोज हम भोजन दे रहे हैं। 40,000 लोग ऐसे हैं जिसके घर में हम राशन पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है। तीसरे प्रकार की जो समस्या है, वो जो भिखारी है, जो रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, जो व्यस्त चौक चौराहे में जो मांग करते हैं, जिसका न घर है, न उसके पास राशन कार्ड है, न उसका कोई रिश्तेदार है, ऐसे लोगों को हम लोग आश्रय सेंटर बनाए हैं, जिसमें हर जिले में उन लोगों को रख रहे हैं और उसके रहने, खाने, पीने की व्यवस्था। मैं परसों ही रायपुर के आश्रय सेंटर में गया था, जिसमें 205 लोग थे।
205 में 121 तो हमारे अपने प्रदेश के थे। बचत जो 84 लोग हैं वो दूसरे प्रदेश के थे, और उसमें एक तो बांग्लादेशी भी था, उसको भी रखे हैं। 11 लोग ऐसे हैं जिसको खुद पता नहीं कि कौन है, कहाँ का आए हैं, कौन रिश्तेदार है। ऐसे लोग भी हैं जो अज्ञात हैं। उन लोगों को भी रख के हम लोग पूरा उसके मतलब एक प्लेट में हमने 5 लोगों को रखा है, और उस प्लेट में मतलब बाल्टी, मग्गा, चादर, तकिया से लेकर उसके रहने, खाने, पीने और पंखा तक की व्यवस्था हम लोगों ने किया है, ताकि इनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। क्योंकि जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ में, खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे उनके प्रोटेक्टिव जो गियर है या मास्क इत्यादि का क्या व्यवस्था है, जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनका क्या हाल है, और उसके लिए क्या आपको आगे कदम बढ़ाने हैं? देखिए, जो सरकार के पास जितने मास्क थे N95 और 3 लेयर मास्क, वो हमारे पास तो है ही। उसके अलावा हमारे जो महिला स्व सहायता समूह हैं वो लोग भी मास्क बना रहे हैं, और हमारे जितने भी बिस्लरी है उससे हम सैनिटाइजर का उत्पादन करा रहे हैं। लगभग 11-12 हज़ार लीटर का उत्पादन हो चुका है। बहुत सारे जो स्व सहायता समूह हैं वो लोग भी सैनिटाइजर बना रहे हैं। वो करीब 400-500 लीटर वो लोग बना चुके हैं, और उसका वितरण लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कुछ नगद भी बेचा जा रहा है, स्टोर है उसमें, और कुछ को जो मुफ्त में भी वितरण किया जा रहा है गाँव-गाँव में। तो न केवल हेल्थ वर्कर के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी हम इस प्रकार की व्यवस्था किए हैं। मैं किसानों की बात करना चाहूँगी। कृषि प्रधान राज्य है छत्तीसगढ़, और फसल कटाई का वक्त आ रहा है, और लॉकडाउन के चलते किसानों को कई तरीके की दिक्कत आ सकती है। आपने बताया कि आपने खाद वगैरह उपलब्ध कराई है किसानों के लिए, लेकिन आपने एक किसान न्याय योजना भी शुरू की है। इसके अंतर्गत किसानों को क्या राहत मिल सकती है, और कितनी और राहत की उनको ज़रूरत रहेगी इसके अलावा? देखिए, अभी जो फसल जो सामने है वो गेहूँ और चना कटाई का, तो ये बात सही है कि जो लॉकडाउन हुआ है, शहरों से ज़्यादा कड़ाई से पालन गाँव के लोग कर रहे हैं। गाँव के मजदूर भी जाने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में उनको समझाइश दी जा रही है कि जो सामाजिक दूरी बनाते हुए खेत में काम किया जा सकता है, और तब जाके वो मजदूर निकल रहे हैं। तो फसल कटाई किसी प्रकार से हो रहा है, लेकिन अभी हमारे यहाँ गर्मी फसल के धान की भी खेती होती है। उसके लिए जो दवाई है, खाद है, छिड़काव है, और निदाई-गुड़ाई का काम जो चल रहा है, इसके लिए भी मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें भी उसी प्रकार की समझाइश हमने दिया है। हमारे यहाँ महानदी में बड़ी मात्रा में तरबूज का उत्पादन होता है, तो उसको भी उसके कटाई का समय हो चुका है। मजदूर और ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था भी हम लोगों ने कराया है। जो न्याय योजना की बात आप कर रहे थे, उसमें भी आपको याद होगा कि भारत सरकार ने जो राज्य बोनस देगा उसको हम उसका जो चावल है उसको हम FCI में नहीं लेंगे। तो हम लोगों ने फिर 1815 रुपये में ही धान खरीदा। लेकिन जो अंतर की राशि है, 25 रुपये देने का वादा किया था, तो 685 रुपये जो अंतर की राशि है उसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से एक अलग योजना बनाई, और उसके माध्यम से किसानों को हम वितरित करेंगे। लगभग 20 लाख किसान हैं जिसको प्रति क्विंटल 685 रुपये की जो अंतर की राशि है उसे देंगे, और उसके लिए बजट में हमने 5100 करोड़ का प्रावधान भी किया है। तब चूंकि अब ये अप्रैल महीने हम वितरित करते, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण से सारे कर्मचारी, अधिकारी और किसान सब लोग अभी उससे प्रभावित हैं। इससे जैसे निजात मिलेगी इसका वितरण हम शुरू करेंगे। मैं इस बात पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहूँगी। पिछले साल जब आपने अपनी तरफ से MSP बढ़ाने की कोशिश की थी, तो आपको केंद्रीय सरकार का सहयोग नहीं मिला था। केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर आप MSP बढ़ाते हैं तो छत्तीसगढ़ से चावल लेना बंद कर दिया जाएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत। तो अब परिस्थिति उसके चलते क्या है, और क्या आप ये मानते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने भी मेरे हिसाब से एक पत्र लिखा है केंद्रीय सरकार को कि MSP बढ़ाया जाना चाहिए, खासकर कोरोना क्राइसिस के चलते। क्या आपका मानना है कि जो आपने प्लान किया था किसान न्याय योजना के अंतर्गत वो पूरे देश में लागू होना चाहिए? ये स्थापित हो गया है
कि जो रेट किसानों को मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये केंद्र सरकार को मान लेना चाहिए, जो बिहार में आ रहा है उसे आपको योजना में लागू कर लेना चाहिए। तो एमएसपी में वृद्धि करने के बाद यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है उसे भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो केंद्र सरकार की तरफ से एक फाइनेंशियल पैकेज घोषित किया गया है अभी कुछ दिनों पहले, क्या आप मानते हैं कि वो पर्याप्त है या उसके अलावा भी काफी जरूरत आएगी? देखिए वो आईवास है। आप मनरेगा मजदूरों के दर में 20 रुपए वृद्धि की, ऐसा कौन सा अप्रैल महीना है जिसमें मनरेगा मजदूरों के आपने कहा किसानों को सम्मान निधि 2000 रुपये देंगे। हर अप्रैल में जब से आपने घोषणा की है केंद्र सरकार ने, तब से हर क्वार्टरली आप 2-2 हजार रुपये देते हैं, तो 2000 तो देंगे अप्रैल महीने में। तो ये तो केवल मतलब केवल कहने की बात हुई। दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि हम प्रति परिवार 1000 या 500 रुपये देंगे, तो 1000 या 500 में परिवार कैसे चलेगा? कितने दिन चलेगा? महीने की बात छोड़ दीजिए, कितने दिन चलेगा? यदि इसी को हमने पत्र लिखा है कि जनधन योजना में प्रति व्यक्ति यदि 1000 रुपये देते हैं और 3 महीने के मुफ्त देते हैं, तो उस व्यक्ति को कुछ राहत मिलेगा। तो आपने जिस रिलीफ पैकेज की मांग की है उसमें क्या क्या शामिल है, थोड़ी विस्तृत तौर पे हमें बताएं, और उसका क्या जवाब आया है केंद्रीय सरकार से? अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया मैडम, और जो पत्र है मैं आपको क्योंकि विस्तार से बताना पड़ेगा, तो 2-3 जो एक मुद्दे पे यही बता दिया, 2-3 और मुद्दे हैं जिसको मैं वो पत्र में आपको दे दूंगा और पहुंचा दूंगा, वो आप देख लीजिए। ठीक है। एक और सवाल खड़ा होता है कि जो आपने रिलीफ पैकेज जिसकी मांग की है उसके अलावा क्या जीएसटी ड्यू कोई बकाया है केंद्र सरकार से की तरफ से छत्तीसगढ़ के लिए? जीएसटी का जो ड्यू है, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का ड्यू कुछ बाकी है? जो कंपनसेशन हमको मिलना था वो नहीं मिला है। हमको 2000 करोड़ भारत सरकार से, जो कि अभी नहीं मिल पाया है। और वो कब तक आ जाने की उम्मीद है? कुछ बताया गया है आपको? वो तो ड्यू है, वो कभी भी आ जाना चाहिए, लेकिन आया नहीं। आगे 15 अप्रैल के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जो है उसे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। आपके हिसाब से क्या अवधि लॉकडाउन की बढ़ानी चाहिए? जो कुछ भी देश में चल रहा है उसको नजर के सामने रखते हुए बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए अवधि? देखिए ये लॉकडाउन के कारण से सब कुछ ठप हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन भी ठप हो गया है, प्रोडक्शन भी ठप हो गया है, औद्योगिक उत्पादन भी बंद हो गया है, तो अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से थम सा गया है। और यदि इसको बहुत दिन तक करेंगे तो ये बहुत देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो कोरोना से लड़ने के लिए जो गाइडलाइन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई है, साफ सफाई की बात कही गई है, बचाव के जो उपाय हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके उसे बचते हुए किस सेक्टर को खोला जाए ये पहले तय करना चाहिए। नहीं अचानक सब कुछ खोल देंगे तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो समाप्त हो जाएगी। तो आपको समय एक एक सेक्टर को खोल के काम शुरू करना होगा, जिसमें इस पैरामीटर का पालन किया जा सकता है। ऐसे एक एक करके हमको उसको शुरू करना चाहिए, चाहे वो किसी के क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में, चाहे उद्योग के क्षेत्र। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न। लॉकडाउन डिक्लेयर करने से पहले क्या राज्य सरकारों की राय सही तरीके से ली गई थी, और आगे क्या साझा फैसला कर पाने की उम्मीद है आपको? देखिए जितने भी पैरामीटर बताया गया है उसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी। तो राज्य सरकारों को इसमें विश्वास में ले लेना था। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी लगातार हो रहा है, उसी प्रकार से लॉकडाउन के पहले यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव
के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके विश्वास में लेते और चर्चा करते, तो लॉकडाउन के बाद कौन कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी, इसका अध्ययन करके तैयारी के साथ उतारते, लॉकडाउन करते, तो आज जो स्थिति पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है, उससे बचा जा सकता है।